नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास केवल यह हम देखने के लिए करेंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। देखिए, आज केवल एक क्लास, एक चैप्टर देखेंगे और यह पीडीएफ है क्लास 10 जियोग्राफी का। यह क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। केवल इस चैप्टर से, केवल एक चैप्टर से आज देखेंगे हम कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। केवल एक चैप्टर से तो हम क्वेश्चन देखेंगे और इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन जो पीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती का, वे ओरिजिनल क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी इसमें लगाया गया है। देखिए, चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास और यह एक चैप्टर देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछता भी है या नहीं। देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है केवल वही हम देखेंगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव संसाधन होता है। समापत्तियां के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन होता है। नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिनका पुनः चक्रण किया जा सके। और अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है? तो ऐसे संसाधन जिनका पुनः चक्रण न किया जा सके, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, ताकि जो एक बार समाप्त होने के बाद क्या होता है कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? जैसे उनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, यह सब नवीकरण संसाधन है। और स्वामित्व के आधार पर देखिए, व्यक्तिगत और सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गए। और विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष संसाधन, यह सब संसाधन के प्रकार थे। लेकिन हम मुख्य देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। देखिए, जियोग्राफी का पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था बिहार शिक्षक भर्ती में कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। क्वेश्चन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो देखिए, यह आंसर इसी चैप्टर में है। देखिए क्या लिखा हुआ है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, यानी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही। और यह पहला क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर क्लास 10 के एनसीईआरटी जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 से ही देखा। तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। और सतत पोषणीय विकास क्या होता है? देखिए, तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। यानी देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? 1992। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन हो गया जो कि क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 से ही मिला। अभी और भी क्वेश्चन इसमें हैं जो कि इस चैप्टर से आए हुए हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। देखिए, अब आगे हम केवल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी यह ओरिजिनल क्वेश्चन है जो बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। उसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट इसमें लगा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की
वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, किसका पुस्तक है? सुमेकर यानी सुमेसर। तो आंसर माइकल हो जाएगा? नहीं, आंसर क्या होगा? सुमाकर। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यहीं से पूछा भी गया था। और आगे देखिए, इसके लिए इसको पूरा हम देख लेते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किसकी पुस्तक थी? सुमेसर की। इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है और 1987 ईस्वी में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1992 में। और क्लब ऑफ रोम, इसमें देखिए सुमेकर की पुस्तक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमेकर की है। और कभी यह भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी? तो किसने की थी? तो क्लब ऑफ रोम ने की थी। या पूछ सकता है कि क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत कब की थी? तो 1968 ईस्वी में। यह पूछ सकता है और इसी चैप्टर से पूछा है। दो क्वेश्चन हमने देख लिए जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी से पूछा गया था। देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? कितना प्रतिशत क्षेत्रफल किससे? पठार से। तो आगे देखिए दिया हुआ है कि नहीं, देखिए यहाँ पर ये हो गया, एक स्क्रीनशॉट लगा है यहाँ पर। देखिए मैदान कितना है? एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। तो मैदान है 43%। पर्वत कितना है? तो पर्वत है आपका 30%। और उसके बाद पठार कितना है? तो पठार है आपका, देखिए पठार वाला कलर है, यानी पठार कितना है? तो 27%। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 27% राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। यह भी कहाँ दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, देखिए भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43%, कहाँ? 43% भू क्षेत्र मैदान है। देखिए पर्वत के बारे में यानी पठार पे पूछा था, पठारी क्षेत्रफल कितना है? तो क्या पता आगे मैदानी या पर्वतीय क्षेत्रफल पूछ दे, लेकिन पूछ रहा है कहाँ से? एनसीईआरटी से ही। और जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ 12 नदियां के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग क्या है? पठारी क्षेत्र है। तो आंसर कितना हो जाएगा? भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो 27%। केवल हम पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, केवल हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी जियोग्राफी का है। यह ओरिजिनल पेपर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? यानी 1952 में, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1952 में की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। तो यह भी दिया हुआ है, यही इसी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह क्या है? एनसीईआरटी है। और किस क्लास का है? क्लास 10 भूगोल का। चैप्टर नंबर कौन है? चैप्टर नंबर है 1 संसाधन और विकास। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33%, कितना? 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। कितना? 33%। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत कितना है? तो 33%। विकल्प बी सही हो जाएगा। यह भी कहाँ दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए अब आगे देखते हैं। केवल हम क्वेश्चन देख रहे हैं और उसका एनसीईआरटी में उत्तर भी देख रहे हैं, और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट इस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के पीडीएफ में मैंने जोड़ दिया है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यानी
भारत के का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख, इससे कितना क्या बोल सकते हैं, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी इसको बोल सकते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। परंतु इसके 93% भाग ही भू उपयोग यानी परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। यानी क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या इसको 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यह भी कहाँ दिया हुआ है, यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। 3-4 क्वेश्चन हमने देख लिया जो एनसीईआरटी से पूछा गया था, वो भी चैप्टर नंबर 1 से। तो हम काहे इधर उधर भटके, कहीं जाके खड़े। देखिए अब आगे देखते हैं, केवल हम क्वेश्चन देख रहे हैं और उसका क्वेश्चन जो बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, इसके साथ साथ एनसीईआरटी केवल एक चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 भूगोल का, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए जलोढ़ मिट्टी ना, देखिए आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है, एक पुराना जलोढ़ जिसको क्या बोलते हैं बांगर, और एक नया जलोढ़ जिसको क्या बोलते हैं खादर। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, लिखा है एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। और लिखा इस क्या क्वेश्चन क्या पूछा था बिहार शिक्षक भर्ती में कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों की संकेंद्रण अधिक होता है, तो जिसमें बांगर में होता है। विकल्प बी सही हो जाएगा, यह भी एनसीईआरटी से ही पूछा गया है और हमने देखा भी दिया। और आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यह ओरिजिनल पेपर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसने भी दिया होगा बीपीएससी तैयारी 2 या तैयारी 3 उसको एकदम अच्छे से पता होगा। देखिए यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं, गली कटाव कहते हैं, सीट कटाव कहते हैं, या बेडलैंड कटाव कहते हैं। तो देखिए यह भी दिया हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी में। देखिए कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा जल में घुलकर देखिए ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। यही पूछा है कि अगर ऊपरी मृदा जल के साथ बह जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसे देखिए चादर अपरदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चादर अपरदन, या इंग्लिश में देखिए सीट इरोजन लिखा है, यानी सीट कटाव। आंसर क्या हो जाएगा, इससे क्या बोला जाता है, चादर अपरदन या सीट इरोजन। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, गली कटाव नहीं सीट कटाव हो जाएगा। आंसर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए, इतने सारे क्वेश्चन केवल एक पीडीएफ से पूछा गया है, केवल एक पीडीएफ से। देखिए अब चैप्टर खत्म हो गया यार, यह चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर हम दिखाते हैं आपको, चैप्टर नंबर कौन सा था, देखिए एनसीईआरटी चैप्टर नंबर, क्लास कौन सा क्लास था, क्लास 10 एनसीईआरटी, और भूगोल का चैप्टर नंबर 1 था आपका। चैप्टर का नाम था संसाधन एवं विकास। और केवल पहले चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे थे बिहार शिक्षक भर्ती में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये हो गया आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया आपका, 3 क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से। देखिए यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन, और यहाँ पर भी देखिए 5 क्वेश्चन, केवल एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन। ओरिजिनल बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर है 5 के बाद ये देखिए 6 क्वेश्चन हो गया, केवल एक चैप्टर से 6 क्वेश्चन के बाद देखिए ये हो गया 7 क्वेश्चन। भूगोल के जो 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे उसमें 7 क्वेश्चन केवल बस एक चैप्टर से मिला। चैप्टर नंबर 1 से कितने क्वेश्चन मिले थे आपको, कितने क्वेश्चन मिले थे, तो 7 क्वेश्चन मिले थे केवल चैप्टर 1 से। केवल क्लास कौन सा था, क्लास 10 का, क्लास 10, और अध्याय कौन था, अध्याय 1। कितने क्वेश्चन, संसाधन एवं विकास चैप्टर से 7 क्वेश्चन मिल गए। अब आप सोचिए केवल एक चैप्टर जो पढ़ा रहा होगा बीपीएससी तैयारी 2 में, अगर भूगोल एनसीईआरटी वाला पढ़ा रहा होगा तो केवल उसको एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन मिल गए होंगे। तो एक एक चैप्टर से और एक 2 नंबर से कई लोग फेल हो जाते हैं इधर उधर का फालतू पढ़ने के चक्कर में। तो केवल एक चैप्टर से हमने 7 क्वेश्चन देख लिया, केवल एक चैप्टर से। तो अब आपको तय करना है, अब क्या करना है, आपको तय करना होगा कि आपको कहां से पढ़ना है, आपको तय करना होगा। आपको तय करना होगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है अच्छे से,
किताब उठाकर कि आपको इधर उधर यूट्यूब पर भटकते रहना है। हम केवल आपको गाइड करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का। हमने मेहनत किया, हमने एनसीईआरटी पढ़ा, हमने सिलेक्शन दिया, तो हम चाहते हैं कि आप इधर उधर भटके नहीं और मेहनत करके सही जगह सही सोच अपना के तैयारी करें और आपकी सिलेक्शन ले। हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं था, हमारा उद्देश्य केवल आपको गाइड करना है, गाइड करना था कि आप कहाँ से पढ़ाई करें। इसलिए हमने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया, केवल एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन दिखा दिया। अब आपको तय करना है कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, यूट्यूब पे या किसी का पेड कोर्स लेना है या खुद से सेल्फ स्टडी करके एनसीईआरटी पढ़ना है अच्छे से। यहीं से क्वेश्चन 7 पूछा था, आगे भी यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बना देगा इसी में से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी एकदम अच्छे से पूरा लाइन वाइज पढ़ जाइए, ताकि आपको आने वाले समय में जब यूपीएससी तैयारी हो रहा है तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है आपको यह हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।